Netanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। अगर आपको पता चले कि नेतानगरी में इस सेशन में हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 बरस पूरे होने पर। और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़े हैं 2 नौजवान पत्रकार, राजदीप सरदेसाई और राहुल श्रीवास्तव। इनको मैं देखता हूं तो मुझे प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी याद आती है, जिस पर सत्यजीत रे ने कमाल की फिल्म भी बनाई थी। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। वहां तो पुराने नवाब थे, हम तो जवान है शतरंज के खिलाड़ी में। और वो भी राहुल श्रीवास्तव का शहर है लखनऊ, हम तो मुंबई से आते हैं। राहुल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे अपने नौजवान दोस्त की टिप्पणी पर? जनाब, एक तो मैं नवाबों के शहर से नहीं, बादशाहों के शहर से हूँ, आगरा से। अच्छा। एक दूसरा, गालिब साहब ने कहा है कि वो हाथ को जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरों मीना मेरे आगे। क्या बात। अरे वाह। और आप ये जानिए, इस हफ्ते में मेरा जन्मदिन था। अब तक 56, मैं 56 साल का हो गया हूँ, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। राजदीप जी, आपको बहुत बहुत बधाई 56 वर्ष पूरे होने पर। थैंक यू। अब यहाँ पर 56 पे कोई घिसा पिटा जोक नहीं दोहराया जाएगा, बिल्कुल नहीं। नौजवान पीढ़ी है। चलिए, तो नरेंद्र मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल और 2 साल, कोई क्या आपको उपलब्धियां नजर आती हैं इस सरकार की? सबसे पहले तो ये बताइए राजदीप जी। देखिए, आपको ये मानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी को एक लंबा हनीमून पीरियड था। देश के लोकप्रिय नेता थे और जनता का लगाव था, इसलिए उनको दोबारा चुना गया। और जब 2019 में चुना गया, एक ऐसे मैंडेट से चुना गया जिससे सरकार को लगा कि वो हर जो विवादास्पद मुद्दा भी है उसको भी अगर जनता के सामने लाए तो जनता मानेगी, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास था। इसलिए उस समय आर्टिकल 370 हो या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, ये जो विवादास्पद मुद्दे थे, ये भी लोगों ने एक तरह से, खासकर कि मोदी जी के समर्थक हो या आप कहिए देश में ज्यादातर लोगों ने कह दिया चलिए मोदी जी ने कर दिया तो हम उसे मान लेते हैं। इसके लिए विवादास्पद थे राजदीप जी। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से धारा 370 पे बात करती रही है जी। पर देखिए, क्योंकि पहले तो कोalition सरकार हुआ करती थी जब वाजपेयी जी खासकर की प्रधानमंत्री थे, या 2014 में भी मोदी जी ने वो हिम्मत नहीं दिखाई जो 2019 में, क्योंकि ये विवादास्पद मुद्दा है। तो एक तरह से उनके जो समर्थक है वो कहेंगे देखिए मोदी जी ने वो किया जो अन्य लोग नहीं कर पाए। फिर वो राम मंदिर का मुद्दा तो कोर्ट से आया, लेकिन फिर भी मोदी जी ने एक तरह से, या मोदी जी सरकार ने कहा हमने वो कर दिया जो पिछली सरकारों ने नहीं किया है। क्या आप उपलब्धियां बता रहे हैं? लेकिन मुझे लगता है 2020, अगर आप 2 साल का ये कार्यकाल ले तो पहले साल में आप विवादास्पद मुद्दे लाए लोगों के सामने, लेकिन लोगों ने सराहना। लेकिन जो कोविड हुआ है, खास करके कोविड 2.0, ये जो दूसरी वेव है, ये हनीमून पीरियड अब खत्म हो गया। अब लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। क्या वैक्सीन सही समय पर लाया जा सकता था? वैक्सीन की कमी क्यों है? क्या इस तरह के बंगाल चुनाव में सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए थी? क्या कुंभ मेला होना चाहिए था? क्या सरकार ने ढिलाई बताई? ये सवाल लोग उठाने लगे। आपने कहा उपलब्धि मुझे यही लगता है कि आपको मानना पड़ेगा कि मोदी जी अभी भी एक तरह से नेता नंबर 1 होने के है, और क्योंकि उनकी मेजॉरिटी सरकार है, वो ऐसे निर्णय लोगों के सामने ला सकते हैं जो शायद कोलिशन या माइनॉरिटी गवर्नमेंट नहीं ला सकती थी। लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है उनकी अब कमजोरी भी नजर आती है, क्योंकि पावर इतना सेंट्रलाइज हुआ है। डिसीजन मेकिंग आपने एक तरह से केंद्रित कुछ लोगों के हाथों में की, कैबिनेट सिस्टम को कमजोर किया, पार्लियामेंट को कमजोर किया, मैं कहूंगा मीडिया को कमजोर किया। इसलिए जब संकट की समय आया तो आप उस तरह की डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं विफल पड़े हैं। तो ये कोविड 2.0 उनकी कमजोरी है, उनकी उपलब्धि आप कह सकते हैं, लेकिन निर्णय उन्होंने आगे बढ़ाए। राजदीप जी, मैं ये आगे ये सवाल आएगा कि जब मैंने पूछा कि उपलब्धि क्या है तो क्या गलतियां रही, उस पर भी आऊंगा। राहुल श्रीवास्तव जी, यही सवाल मेरा आपसे है, इस 2 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां क्या नजर आती हैं आपको? देखिए सौरभ, राजीव जी जो बात कही,
उसे पहली बात मैं ना इत्तेफाकी पहले बता दूं कि उन्होंने कहा कि मीडिया को कमजोर किया। मीडिया को कमजोर नहीं किया जाता, मीडिया अपनी रीढ़ खुद खोता है तब वो कमजोर होता है। हाँ, बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए उनका अचीवमेंट ये था कि वो पॉपुलैरिटी के एक ग्राफ में ऐसे ऊपर आए कि जैसे कि जिस तरह से उन्होंने अपने एक्शन से सभी को बोना कर दिया। क्या है कि कभी कभी किसी की लाइन इतनी ऊंची लंबी हो जाती है कि बाकी लाइनें छोटी हो जाती हैं, और नरेंद्र मोदी ने उनको छोटा कर दिया। और आप देखिए उसके कारण उनके ऊपर एक टेफलॉन कोटिंग आ गई। यानी ऐसा लगा जैसे कि देश की जो राजनीतिक भूमि है उसमें अगर आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बीज बोएंगे वो उपज ही नहीं सकता। और इसी का जो नशा होता है सत्ता की, इस अनब्राइडल्ड पावर का, वो ये था कि 370 पार्लियामेंट में जिस तरह पास हुआ, राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, और नरेंद्र मोदी बीजेपी आरएसएस की पैंथियन में ऐसी जगह खड़े हो गए जहां उनकी आज बराबरी नहीं है। क्यों? क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आवाज उठाई कि एक विधान, एक देश दो विधान नहीं चलेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने बात आगे बढ़ाई, हिंदुत्व के मैस्कट बने एल के आडवाणी, और मंदिर की आवाज उठाई। नरेंद्र मोदी ने इन चीजों पे डिलीवर कर दिया। नरेंद्र मोदी पॉलिटिकली कहीं ऐसी जगह पहुंच गए जहां आरएसएस बीजेपी का कोई नेता अभी तक नहीं पहुंचा, और आगे शायद बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आप देखिए करंट क्रॉप को तो कोई ऐसा नेता दिख भी नहीं रहा। उसके अलावा उन्होंने जो सरकार की जो फंक्शनिंग थी उसमें एक पैंडेमिक को झेला। देखिए पैंडेमिक ये इतना ऐसा खराब एंटिटी है जिसको लेकर के अच्छे से अच्छे पॉलिटिकल नेता की चूल्हे हिल जाती। पहला फेज अगर देखिए तो लॉकडाउन उन्होंने लगाया अचानक, वही जिस तरह वो हमेशा अचानक कुछ किया करते हैं। उसके बाद से अगर आप देखिए तो तमाम लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको क्रिटिसाइज किया कि लॉकडाउन खराब था, इकोनॉमी बिठा दी। लेकिन आप देखिए कि कोई बहुत बड़ा नाराजगी बीजेपी मोदी के खिलाफ नहीं थी, क्योंकि अगर आप बिहार का चुनाव चले जाएं तो नरेंद्र मोदी वॉज स्टिल द मोस्ट पॉपुलर लीडर कंपेयर टू द अदर्स। इसका मतलब क्या है कि नरेंद्र मोदी की कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल पे कहीं ना कहीं एक छवि उन्होंने इंटैक्ट रखी। ये एक पॉलिटिशियन के लिए बड़ी बात है कि 6 महीने का पैंडेमिक झेलने के बाद 8 करोड़ लोग विस्थापित हुए थे उस समय पे। 2 करोड़ लोगों के करीब लोगों ने हजारों किलोमीटर तय करके वो अपने मुकाम पे पहुंचे थे। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने अपनी इमेज इंटैक्ट करी। ये एक पॉलिटिकल अचीवमेंट है। लेकिन सौरभ, यही एक पुरानी गोपालदास सक्सेना नीरज जी की एक कविता है कि काल का पहिया घूमे रे भैया, लाख तरह इंसान चले, लेके कभी सामान चले तो कभी बिना सामान चले। ये जो नियति का क्रम है, जो आपको बड़ा करता है वही आपको कहीं मुश्किल का सबब बनता है। अगर आप देखिए पैंडेमिक फेज 2, इसमें जिस तरह की आवाजें उठी हैं, इसमें जिस तरह से नीचे के ग्रास रूट लेवल पे नाराजगी अभी दिखाई दे रही है, मैं समझ लूंगा उसका एक कारण है। मैंने उसको एनालाइज किया है अभी बंगाल चुनावों के दौरान, जिस दिन रिजल्ट निकल रहा था, कि नरेंद्र मोदी की प्रॉब्लम यह हुई कि पिछले 7 सालों से और खासकर 2 सालों से बीजेपी ने जाप किया नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है। और इस मुमकिन है शब्द में एक चीज जुड़ी हुई थी कि उनकी डिसीजन मेकिंग, कि नरेंद्र मोदी डिसाइड करते हैं, चाहे अच्छे फैसले हो, नोट बैन जैसे, डिमोनेटाइजेशन जैसे, तब भी जनता उनके साथ खड़ी रही, क्योंकि वो डिसाइसिव थे, वो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी थी। और वही नरेंद्र मोदी पहले फेज में डिसीजन लिया, लॉकडाउन का तमाम दुश्वारियां आई लेकिन वो झेल गए। लेकिन ये जो फेज 2 आया है, इसके सेकंड सर्ज जो आया, उसके पहले अगर आप देखिए तो नरेंद्र मोदी थोड़ा पीछे हट गए। उन्होंने कहा राज्यों को मैं स्वायत्तता देता हूं कि लॉकडाउन आप ही लगाइए, मैं बुराई नहीं लूंगा। नरेंद्र मोदी ने कहा ये फैसले कड़वे हैं, ये आप लीजिए, ऑक्सीजन का इंतजाम आप करिए, वैक्सीनेशन का इंतजाम आप करिए। देश की जनता एक बात नोट कर रही थी सौरभ, कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो मुमकिन है, उनके आगे सारे नेता बौने हैं। तो इस समय पे सारा जो जनता का जो एक गुस्सा है, वो किसी छोटे नेता को स्ट्राइक नहीं कर रहा। राहुल गांधी का कद इतना छोटा हो गया कि वो नहीं आ रहे पिक्चर में, केजरीवाल पे गुस्सा, नाराजगी उतनी नहीं बन पा रही। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी ही टॉलेस्ट लीडर हैं, उनसे लोग उम्मीद करते थे, तो उन्होंने अपने इस दूसरे साल में कहीं ना कहीं ये एक नाराजगी पब्लिक की पहली बार
बटोरनी शुरू करी है कि नरेंद्र मोदी हैं तो मुमकिन है, इस बार नहीं हो पाया। इसीलिए तो उनकी जो, वही तो ना, उनकी जो उपलब्धि है वही उनकी कमजोरी बन जाती है। उनकी उपलब्धि क्या है कि वो नेता नंबर 1 है, वो एक तरह से एक ऐसे नेता माने जाते हैं, सुपरमैन की एक तरह से इमेज बन गई थी उनकी। ये जो सुपरमैन की इमेज है ना, जब पेंडेमिक आता है वही एक तरह से उनकी कमजोरी बन गई। क्योंकि आपने पूछा, जब आप उपलब्धि कह रहे हैं, उपलब्धि तो यही है कि आप डिसाइसिव लीडर है, आप टफ लीडर है, आप वही कठिन निर्णय लेते हैं, जैसे लॉकडाउन का निर्णय जो अन्य नेता शायद नहीं लेंगे। लेकिन पेंडेमिक जब एक बार दोबारा आता है तो वही सवाल उठते हैं कि अब कहां है वो डिसाइसिव डिसीजन मेकिंग। क्या कहीं ना कहीं उस डिसीजन मेकिंग में कुछ कमियां रही है? क्योंकि आप क्रेडिट लेते हैं हर चीज पर, वैक्सीन सर्टिफिकेट पर भी आप ही का चेहरा आता है। तो जब आप वैक्सीन शॉर्टेज आएगा तो सवाल आप पर ही उठेंगे। तो वही एक डबल एज स्वॉर्ड है, जो उनकी उपलब्धि है वही उनकी कमजोरी बन जाती है। जब आप इतने बड़े नेता बन जाते हैं तो कोई भी चीज अगर कमजोरी भी होती है तो आप ही को एक तरह से लोग टारगेट करते हैं, जो एक तरह से गलत है। एक व्यक्ति को टारगेट करना पेंडेमिक के लिए मुझे लगता है गलत है, लेकिन क्योंकि आपने सब क्रेडिट लिया है तो आज जनता भी आपको सवाल पूछेगी। राइटली सेड कि जब सब जगह इश्तिहारों में आप ही की तस्वीर होगी कि सब आप ही ने कर दिखाया है, तो जो नहीं हो पाया उसके लिए भी आप ही से सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि आप ही के नाम पर वोट भी मांगा जाता है। मैं कोविड पर आऊंगा और जो दूसरे कम चर्चित लेकिन जरूरी ड्राफ्ट हैं, बिल हैं, उन पर भी आऊंगा। लेकिन 4-5 मसले मुझे ऐसा लगता है जो काफी चर्चा में रहे हैं, तो मैं उस पर आप लोगों की राय जानना चाहूंगा। एक तो ऑब्वियसली 370, एक पूरा ये जो सीए वाली बात चली वो, एक कृषि कानून, मतलब ये लंबे समय से चल रहा है और अभी भी मुद्दा है। चौथा कोविड मैनेजमेंट, कोविड में फाइनेंस। और आई वांट टू क्लियरली असर्ट दिस पॉइंट, कोविड आने के पहले से भारत की आर्थिक हालात खराब होनी शुरू हो चुकी थी। सारे इंडिकेटर, सारा डेटा ये चीज चीख चीख के बता रहा है कि कैसे 2016 ऑनवर्ड्स हमारी इकोनॉमी डिप मारनी शुरू हो गई थी। डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, बहुत सारी वजह रही, सरकार की पॉलिसी, ग्लोबल इंपैक्ट थोड़ा बहुत। तो 370, सीए, कृषि कानून, इन सब के अलावा और जो बाकी लेजिस्लेचर रहे, राज्यों को जीतने में संसाधनों का, क्योंकि उससे भी आपका कद घटता और बढ़ता है। इससे तय होता है ना कि आपका रसूख कैसा है, बंगाल जीत पाए नहीं जीत पाए, महाराष्ट्र में आपके साथ क्या हुआ, या कहीं आप बिहार में इतने सबके बावजूद आपने रिटेन की पावर। तो इन बिंदुओं पर मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूं। सबसे पहले 370, जिस पर मुझे ऐसा लगता है कि सब इसमें बहुत सारे इफ एंड बट लगाएंगे, लेकिन 370 लागू होने पर जिस तरह की आशंकाएं जताई जा रही थी वो उतनी आधार वाली साबित नहीं हुई है। और जब इस तरह का कोई बड़ा ऐतिहासिक मसला होता है जिसके इतने दशकों पुराने रूट्स हो, तब आपको कई दफा इस तरह के फैसले लेने होते हैं इंटीग्रेशन के लिए। अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो अभी अगले 2-4 साल, 5 साल में, 10 साल में नजर आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ब्रांड नरेंद्र मोदी को ये मजबूत किया देश के बहुसंख्यक लोग और खासतौर पर उनके समर्थकों के बीच 370 को लेकर जो फैसला हुआ। राहुल श्रीवास्तव, आपकी राय? जी बिल्कुल, देखिए मैंने जैसे पहले कहा कि अगर बीजेपी और आरएसएस ने पिछले कुछ सालों में अथक परिश्रम से एक नेशनलिस्ट हिंदुत्व ब्लेंड का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट किया जी, ये उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बहुत बढ़िया मेवा था। यानी ये शक्तिवर्धक था उनके लिए, एक आइडियोलॉजिकल उस पे कि देखिए 370 जो है, कहीं ना कहीं इसमें एक बात ये जरूर निहित जरूर है सौरभ, कि कश्मीर अपने आप में एक एंटिटी होने की जगह एक कश्मीर वर्सेस रेस्ट ऑफ द कंट्री नाम का एक टेम्पलेट क्रिएट हुआ, जिसमें हम कश्मीर में थोड़ा सा परेशानी होगी लेकिन पूरे देश में फायदा होगा। ये एक पॉलिटिकल अंडरमाइंडिंग थी जो कि बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि अगर आप टेंजिबल बेनिफिट देखिए तो बीजेपी को वाहवाही मिली, नरेंद्र मोदी का ओहदा बढ़ गया संघ परिवार के पैंथियन में। लेकिन क्या कश्मीर को, आप कह रहे हैं आशंकाएं थी तमाम, उसमें बहुत कुछ गलत होने की आशंकाएं थी, लेकिन आशंकाओं का पूरा ना होना या सच ना होना ये नहीं कहता कि वहां पे उससे बहुत अच्छा हो गया।
तो कोई बहुत बड़ा डिविडेंड मिला जब कश्मीर को, वो अभी तक शायद हमको नहीं दिखा है। मे भी जरूर फ्यूचर में हो सकता है, क्योंकि किसी चीज के बारे में पेसिमिस्टिक हो जाना जरूरी नहीं है। नया मॉडल है, आगे चल के शायद अच्छा हो, लेकिन कोई आज एक बहुत टेंजिबल बेनिफिट दिखा, ये नहीं है। क्या वहां पे पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदल गया? वो ऐसा नहीं हुआ। क्या पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन और जो जेन्युइन लोगों की पार्टिसिपेशन होता है एक डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज में, वो बहुत इंप्रूव हो गई? चुनाव हुए थे एक लेवल के, वो सब सवाल जो है वो फ्यूचर के रेल में। हाँ, बिकॉज इट विल टेक टाइम। लेकिन राहुल जी, मैं यहाँ भी ये बताना चाहूंगा, और वो बहुत सारे लोगों के लिए आई ओपनिंग था, हमारे व्यूअर्स के लिए, कि जब वो चुनाव हो रहे थे तब ललन टॉप की एक टीम गई थी कश्मीर वैली में, और हम कई इंटीरियर गांव में गए, और जो एक दिल्ली में और श्रीनगर में बैठ के बहस होती है ना, आजादी, सेपरेटिस्ट, कश्मीर हमारा है, कश्मीर उनका है, ये वो सब, वहां के जो अंदरूनी हालात हैं वो बहुत खराब हैं। लोग बहुत मुश्किल हालात में रह रहे हैं, एंड दे बैडली वांट डेवलपमेंट। और ये जो तमाम लोग उनके नुमाइंदे बने रहते हैं, ये उनकी नुमाइंदगी नहीं करते हैं सर। बिल्कुल, हाँ, तो वो उनकी जरूरतें वही हैं। उनको भी सिलेंडर चाहिए सर, उनको भी सिलेंडर चाहिए, बिजली चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए। और मुझे लगता है सौरभ, मैं अभी जम्मू बीच में कुछ लोगों से बात कर रहा था। जम्मू के हालात बद से बदतर हैं इस समय कोविड के कारण, और जम्मू के लोग तक, जो कि बीजेपी और तमाम पार्टियों का गढ़ रहा है, वहां भी लोग कह रहे हैं कि हमारी हालात बहुत ही ज्यादा खराब है। यहाँ पे कश्मीर से भी बुरे अस्पतालों की स्थिति है या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये अब एक मौका है सरकारों के पास, कि अभी तक ये होता था कि साहब स्पेशल स्टेटस है इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, अब तो कुछ भी नहीं है, सब आपके हाथ में है, नाउ डिलीवर। जी राजदीप जी, देखिए, आपने एक तरह से एक कानूनी ढांचा बदल दिया, एक तरह से कश्मीर को आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया, आपने कश्मीरियों को, खास करके वैली वादी में है, एक तरह से उनको एक संदेश दे दिया। उनकी जो आप कह सकते हैं उनकी कश्मीरी अस्मिता, उनकी जो आइडेंटिटी है, वो एक सवाल है, और वो विवादास्पद है, वो पॉलिटिकल है। लेकिन विकास का जो सवाल है, क्योंकि आप कहते हैं आप विकास लाएंगे, आपने कहा आप कश्मीर की तस्वीर बनाएंगे, बदल देंगे, ये नया कश्मीर बनाएंगे। अभी तक को नया कश्मीर दिखा नहीं है आम कश्मीरी या आम जम्मूआइट को। सवाल तो वही है ना, अगर आप वाकई तस्वीर बना सकते, आपने कहा हम पिक्चरें लाएंगे, फिल्म लाएंगे, इंडस्ट्री वहां आएगी, लोग बड़े बड़े वहां इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाएंगे, कुछ हुआ तो है नहीं। तो क्योंकि, और ये सच बताए तो देखिए, ये क्या 2019 का मसला नहीं है, ये कई सालों का मसला है। कई ऐसे मसले हैं जो इसी तरह से विवादास्पद रहे हैं। लेकिन वही तो प्रॉब्लम है, जब आप सपने लोगों के सामने रखते हैं कि चलिए अब आर्टिकल 370 हट गया, हम कश्मीर की तस्वीर बदल देंगे, और हकीकत वही रहती है, तो लोगों में एक डिसइल्यूजनमेंट आ जाती है कि देखिए आपने तो बहुत कुछ प्रॉमिस किया था, मिला कुछ नहीं है। तो ये मुझे लगता है सबसे बड़ी एक तरह से चुनौती है, क्योंकि मोदी जी इज अ ड्रीम मर्चेंट। आई ऑलवेज से ही इज वेरी गुड इन सेलिंग अ ड्रीम। वो एक सपना लोगों के सामने रखते हैं, और जब उन्होंने वो स्पीच भी की आर्टिकल 370 के बाद, तो कई लोगों ने कहा चलो एक मौका तो देना चाहिए, इतने सालों तक क्या हो रहा था, कुछ तो हुआ नहीं, आतंकवाद भी चल रहा था, विकास भी नहीं हो रहा था, और पॉलिटिकल आइडेंटिटी का भी सवाल था। अब सवाल यही होगा कि आपने ये आर्टिकल 370 हटा दिया, उसके बाद क्या वाकई कश्मीरियों या जम्मू के लोगों की तस्वीर बदल गई है? नहीं, सवाल तो यही है ना। और कुछ लोग तो चीन, आपने कई बातें रखी, आपने चीन की बात नहीं रखी, पिछले 2 साल में वो भी हुआ, चीन भी लिखा हुआ है, और वो भी कहीं ना कहीं लिंक है। कई लोग उसे लिंक करते हैं कि आर्टिकल 370 के बाद एक अनसर्टेनिटी आई, एंड पाकिस्तान हैज ट्राइड टू एक्सप्लॉइट दैट पाकिस्तान चाइना अलायंस, या चीन अपनी एक्सपेंशनिस्ट जो टेंडेंसीज है उसको, क्योंकि कश्मीर में नहीं, ये तो there is one theory that what happened with Ladakh made China feel slightly insecure. अब इसमें कोई तत्व है, ये है, पर ये एक चर्चा का विषय है, और कई लोगों ने इसको रखा। मेरा यही कहना है कि कश्मीर में अस्थिरता भी है और विकास भी नहीं, ये असलियत है। ये मैं नहीं कह रहा 2019 के बाद ही हुआ, कांग्रेस की सरकार भी हुआ करती थी, उन्होंने कोई प्रॉब्लम सुलझाई नहीं। बट व्हेन यू आर सेलिंग ड्रीम्स, यू आर सेलिंग अ ड्रीम ऑफ अ नया कश्मीर। वेयर इज द न्यू कश्मीर? वेयर इज दैट न्यू कश्मीर? जी, सीएए, राहुल जी। जी देखिए, अभी हाल के चुनावों में बीजेपी के लिए सीए मुश्किल का सबब बन गया, क्योंकि एक राज्य में वो उसका वायदा कर रहा था और वोट बना रहा था, और दूसरे राज्य में
वो ये कह रहा था कि जो वहां दिख रहा है बहुत मोटा मोटा सा, हम शोर कर करके बता रहे हैं लोगों को, वो एक्चुअली है नहीं। तो सीएए भी एक तरह से बीजेपी के लिए कोई बहुत ही बड़ा, यानी बहुत बड़ा फायदे का मुद्दा नहीं बन पाया है, क्योंकि अगर सीए रैम्पेंट सक्सेस होता बंगाल में तो बीजेपी जीत जाती, नहीं बन पाया। लेकिन उससे ज्यादा हमें दिखा कि असम में उसको ढकना पड़ा। अभी तक रूल्स को लेकर के संशय है, उसके रूल्स फ्रेम नहीं हो पाए। को लेकर जहां सबसे ज्यादा विरोध हुआ असम में, वहां वो जीत गए, अपर असम में वहां वो जीत गए। तो मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं ये भी एक ऐसा मूव था जिसको लेकर के मैं ये कह सकता हूं कि जैसे कि एक मेरी बकेट लिस्ट होती है ना, कि मैं इस चीज को पाना चाहता हूं तो मैं ले आया, मैं इस देश में घूमना चाहता हूं तो उसकी सरहद में घुस के मैं अपना पैर रख करके वापस लौट आया। लेकिन क्या उससे मैंने टेंजिबली कुछ अचीव किया या नहीं किया, वो अभी भी अगले 3 साल में पता लगेगा कि वो किस डायरेक्शन में जाता है, उसका नफा नुकसान, अच्छा बुरा जनता के लिए किस तरह होता है, वो सब बाद में पता लगेगा। मैं सौरभ एक बात राजनीति मुझे वो जो है, उन्होंने कहा कि जो लद्दाख में हुआ उसको लेकर के चीन नाराज हुआ। देखिए, चीन की नाराजगी अरुणाचल को लेकर के भी है, चीन की नाराजगी सिक्किम को लेकर के भी है, तो मालदीव को लेकर भी है, शायद वो श्रीलंका को लेकर भी है, वो तो हर चीज को लेकर के। वो बर्मा में भी चाहता है कि नहीं आए, वो चाहता है कि गोदर में बैठ जाए आकर के हिंदुस्तान के उसमें चले। तो चीन की नाराजगी, शायद वो कहना कि लद्दाख में जो है वो क्या है कि चीन की नाराजगी है, वो कंटिन्यूअस है, दखलंदाजी है, उसको कोई आप नुक्ता मत पकड़ाइए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट ने, ये कुछ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट ने इसको जोड़ा है। मैं खुद नहीं जोड़ रहा हूं, उन्होंने जोड़ा। मैं बस एक थियरी जो आगे रख रहे, लेकिन मैं लार्जर पॉइंट कहना चाहता हूं, क्योंकि आर्टिकल 370 और सीए, इनमें से समानता क्या है? आपके पार्लियामेंट में, संसद में मेजॉरिटी है, तो आप इस तरह के जो विवादास्पद जो लेजिस्लेशन है, जो कानून है, लोगों के सामने ला सकते हैं, उसे पारित भी कर सकते हैं। पर उसका जनता पर क्या असर पड़ता है, वो इतना है मुझे लगता है इन दोनों का खासकर कि विश्वास का एक अभाव अब हो गया है मोदी जी की सरकार और खासकर की माइनॉरिटीज के बीच। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके पहले भी नहीं था, लेकिन वो और बड़ा है। और इसका एक राजनीति की एक इसका काउंटर इफेक्ट भी है कि जो वो हिंदू वोट कंसोलिडेशन चाहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की परंपरा का राजा, जो जिस तरह के नैरेटिव सोशल मीडिया पे बिल्ड होते हैं, तो जो माइनॉरिटी हैं उनके भी संशय बढ़ा है सीए के बाद। और जो मेजॉरिटी है कि हाँ, दिस मैन इज डिलीवरिंग, जो राहुल जी ने वर्ड यूज किया, जो और भी लोग यूज करते हैं, दैट हिंदू नेशनलिज्म वाली जो रेसिपी है, उसमें और एक मसाला छुप गया। नहीं, देखिए, आप अगर असम का उदाहरण दीजिए, वहां भी एक डिवीजन हो गया था अपर असम और लोअर असम के बीच में। बंगाल में भी आपको बड़ी नाजुकता से सीए को आगे बढ़ाना पड़ा, क्योंकि वहां एनआरसी का भी जो सवाल एक तरफ से आ रहा था। ये बड़े सेंसिटिव मसले होते हैं, ये आप पार्लियामेंट में पारित कर सकते हैं। जनता के बीच जब जाते हैं तो ये मुद्दे विभाजन कर देते हैं। देखिए, अपर असम में जो छोटे दल है, उन्होंने एक तरह से बीजेपी को बचाया, क्योंकि उन्होंने जो एंटी सीए वोट जो कांग्रेस की तरफ जा रहा था, राइजोर दल और जातीय पार्टी, उन्होंने कुछ वोट अपनी तरफ खींचा है। अगर आप वाकई एनालिसिस करें, ऐसे कांग्रेस की तरफ जा सकता था, पर कांग्रेस तो एंटी सीए प्रोटेस्ट में गई थी नहीं राजदीप जी। बिल्कुल, देखिए, मैं आपको इतना ही कह रहा हूं कि सीए को भी लेकर अपर आसाम में भी डिविजन्स थे। मेरा इतना ही कहना है कि आप सोसाइटी और समाज में जो एक तरह से फॉल्ट लाइंस है, जो विभाजित लोगों को कर सकते हैं, उसको आर्टिकल 370 और सीए ने आगे बढ़ाया। आप उसको पार्लियामेंट में जरूर पारित कर सकते हैं, आपकी पॉलिटिकल जीत भी एक तरह से मानी जा सकती है, लेकिन जमीनी हकीकत है कि एक तरह से विश्वास का जो अभाव है वो और भी बढ़ गया है। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है देश के लिए इट इज नॉट अ गुड साइन। आपको लोगों को जोड़ना है, आपको लोगों को विभाजित नहीं करना है। राजदीप, इसमें आप लोग पता है क्या है, आप लोग ये थोड़ी सी एक ना, अब तक 56 के बावजूद आप लोगों के अंदर एक भी थोड़ी सी ना एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट की वो है, कि ललक है। वो क्यों कहता हूं मैं, जिनकी पॉलिटिक्स ही डिवीजन पे है, आप यूनिफिकेशन कैसे सोचते हैं? यानी इट्स ए कॉन्ट्रडिक्शन। आई एम एन एसिडिक कंटेंट, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मी टू बिहेव लाइक एन एल्कलाइन? आप मेरे से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? वो ये जो है ना कि वो बढ़ गया है। नहीं साहब, ऐसा है कि पॉलिटिकल एजेंडा आज भी वही है। बंगाल का चुनाव वाज ए वेरी क्लियर इंडिकेटर
कि किस तरह का चुनावी कैंपेन है। बहरहाल लेकिन उसके नहीं राहुल भाई, लेकिन उसके सौरभ भाई जरूर उस पर आएंगे, लेकिन उसके लिमिटेशंस भी आप देख सकते हैं कि उसी बंगाल में उसी राजनीति के एक तरह से आप अगर समझते हैं कि केवल एक फॉर्मूला हर स्टेट में यूज करके लोगों को एक तरह से वोट बैंक की राजनीति, हिंदू वोट बैंक हो या माइनॉरिटी वोट बैंक एक तरफ, उस तरह की राजनीति के भी लिमिट्स है जो हमने बंगाल में देखे। और बड़ी बात जो है 2019 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा का जो वोट है लगभग 10 से 12% गिरा है कंपेयर टू लोकसभा। जब नरेंद्र मोदी जी खुद टिकट पर नहीं होते हैं और राज्य सरकारों के चुनाव होते हैं तो बीजेपी का जो वोट है वो घटता है। तो शायद मोदी जी अपने आप को एक तरह से लीडर की तरह दिखा सकते हैं और वो ये जो डिविजन है उसके ऊपर उभर कर वो निकल सकते हैं। लेकिन लोकल लेवल पर बीजेपी को इसकी परेशानी झेलनी पड़ेगी, कुछ हद तक असम में भी झेलनी पड़ी, बंगाल में जरूर झेलनी पड़ी, और हमने देखा है अन्य राज्यों में भी। मैं राज्यों के विधानसभा चुनाव और उनके निष्कर्षों पर आऊंगा मेरे गणमान्य। जी नहीं, मैं इतना ही कह रहा हूं क्योंकि राहुल ने कहा कि ये डिवीजन केवल डिवीजन, मैं नहीं मानता। वंस यू आर प्राइम मिनिस्टर, कहीं ना कहीं आपको अपने आप को जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मोदी जी ने कहा, ये मेरे शब्द नहीं है। जब वो 2019 में चुनकर आए उन्होंने विश्वास वर्ड यूज किया था। ये विश्वास वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे राजीव जी, तेरे वादे पर जिए हम तो ये लाख झूठ जाना, ये खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। और गुड कॉप बैड कॉप थ्योरी भी तो है जिसमें मोदी जी आके ये बातें कहेंगे और जो उनके वोट बेस को कंसोलिडेट करने की चीज है वो अमित शाह करेंगे। इसीलिए आप देखिए कि ये 370 वाला सारा जो बिल प्रेजेंट हुआ, उस पर जो डिबेट हुई, उसको किसने लीड किया? सीए पे कौन क्रोनोलॉजी समझा रहा था? बिल्कुल, मतलब वो होता है ना कि जो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदू तन मन हिंदू जीवन गाते थे, वो 90s तक आते आते लिबरल फेस हो गए। आडवाणी राम रथ यात्रा निकालते हैं, वो 2005 में जिन्ना की मजार तक जाते जाते लिबरल हो जाते हैं। तो कौन जानता है कि कल को नरेंद्र मोदी भी बीजेपी का लिबरल फेस माने जाए। खैर, तीसरे विषय पर आते हैं, चूंकि और ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो ब्रांड नरेंद्र मोदी है या बीजेपी की इलेक्टोरल सक्सेस, इसमें इसका बड़ा योगदान है। और वो ये है कि मिलिट्री माइट, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, और इन सब का बड़ा असर रहा है। हमने 2019 के लोकसभा चुनाव में देखा, 2017 के विधानसभा चुनाव में देखा उत्तर प्रदेश के, किस तरह से असर पड़ता है कि भारत अब मजबूत है, ये नया भारत है, ये पलट के वार करेगा आदि इत्यादि। और इन सब के बीच चाइना से हमारी कई मोर्चों पर टसल होती है। उसका क्या असर, इस सरकार ने कैसे हैंडलिंग की उसकी, इसको लेकर विद्वानों में बहुत अलग अलग राय है कि हमने एग्रेशन दिखाया, उनको पीछे हटने को किया। कई लोगों ने कहा कि वो आपको इंगेज करके रखना चाह रहे हैं और मोर्चों पे। अभी श्रीलंका से एक अपडेट आया है कि उन्होंने नया इकोनॉमिक जोन मिल गया है उनको। और तो ये सारे अपडेट है। पर चीन के मोर्चे पर फॉरेन पॉलिसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ जिसमें इतने हमारे जवान शहीद हुए, उनके लोग भी मारे गए, इसको आप कैसे देखते हैं? ये कैसे इम्पैक्ट कर रहा है और इसको डील कैसे किया गया गवर्नमेंट के लेवल पर? राहुल जी देखिए सौरभ, एक बात तो तय है कि अगर इस सरकार को मैं फॉलो कर रहा हूं और मैं चंद्रशेखर जी के समय से सरकारें फॉलो कर रहा हूं, बैक एंड में इस सरकार में जितना काम होता है उतना मैंने पहले सरकारों में नहीं देखा है। और ये बात कही जा सकती है कि बैक एंड पे इस सरकार के अंदर काफी काम होता है। लेकिन अगर आप जैसे अगर आइसोलेशन में देखें तो 2019 का जो चुनाव हुआ था वो फॉरेन रिलेशंस की एक सेटबैक में हुआ था। यानी उस समय अगर आप देखें तो जो कश्मीर में हुआ हादसा और उसके बाद बालाकोट हुआ, उसकी बैकड्रॉप में हुआ, तो यानी पाकिस्तान से रिश्ते खराब होना या पाकिस्तान को एक करारा जवाब देना एक इलेक्टोरल प्लैंक बना। उसके बाद 2020-21 आते आते ये हालात आ गए कि चीन से आपके रिश्ते बहुत खराब हो गए। चीन हमारी सरहद पे आकर के बैठ गया और विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि चीन का अंदर तक आया, उसको वापस किया गया। अगर आप उससे पहले में चले जाएं तो साबरमती का किनारा, एक घर, एक आंगन, एक झूला भी हुआ था। और ऐसी हालत श्रीलंका में हुई। तो आप देखिए, इसके अलावा अगली बार ट्रंप सरकार, कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा कि अमेरिकी जहाजी बेड़ा भारत के नॉटिकल वाटर्स के अंदर आ गया था। तो कहीं ना कहीं फॉरेन अफेयर्स में
कुछ खट्टे मीठे अनुभव रहे, क्योंकि अगर आप देखें तो अभी बातचीत हो रही है कि भारत ने तमाम जगह वैक्सीन भेजा, हालांकि उसकी भर्त्सना हो रही है, लेकिन उसके एवज में भारत को जो गुडविल मिली, उसके एवज में भारत को काफी सारा कोविड से लड़ने के लिए सामान भी मिला। तो ये जो एक फ्रंट था वो एक क्राइसिस का था। जहां तक माइट का मामला है सौरभ, इसमें अगर आप फौजियों से और जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करेंगे तो उनका कहना है कि पिछले 2-3 सालों, कुछ सालों में जितना काम हुआ है, और थोड़ा वो लोग श्रेय राजनाथ सिंह को भी देते हैं, डिफेंस मिनिस्टर को, कि जो मिलिट्री माइट है वो माइट का प्रेजेंस ऑन पेपर नहीं होना चाहिए, उसके लिए एक करस्पॉन्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो जहां तक सड़कों का काम है, अपने लद्दाख, पिथौरागढ़ और इन सब उत्तराखंड इलाकों में, अरुणाचल के इलाकों में, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का इंप्रूवमेंट की बात की जा रही है। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का इंप्रूवमेंट या फिर डाउन साइज करना हो, उसकी एजिलिटी, उन सब चीजों को बढ़ाना हो, मॉडर्नाइजेशन करना हो, तो इसमें तो कई डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि पिछले 4-5 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत काम किया है। सेना के बहुत सारे मसले हैं अभी भी, लेकिन सरकारें अपनी गति से चलती हैं। जी राजदीप जी। देखिए, हमने अपनी मिलिट्री माइट भी दिखाई एक तरह से चीन के सामने। हम कोई झुके नहीं, हमने उनको उनसे आंख में आंख मिलाई, एक तरह से आप कह सकते हैं। इनफैक्ट मेनी बिलीव दैट वी कैप्चर्ड इंपॉर्टेंट हाइट्स एंड वी कुड हैव टेकन ऑन चाइना। वो सब अपनी जगह है, लेकिन यही फिर से वही बात आती है, क्योंकि आप हर चीज को पर्सनलाइज करते हैं, अपने डिप्लोमेसी को भी। तो जब एक तरह से जी के साथ आप महाबलीपुरम, साबरमती बड़े अच्छे संबंध बनाते हैं और फिर चीन यह करता है, तो लोग सवाल पूछेंगे क्या हुआ आपके एक तरह से डिप्लोमेसी को, क्योंकि आपने पर्सनलाइज किया है। जैसे पहले भी कहा गया, चीन तो अपने एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा पर चल रहा है, वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा जगहों पर उनका एक तरह से उनकी एक ताकत वो दिखाए। लेकिन आप करते क्या है, सडनली वी विल स्टॉप चाइनीज एप्स, हम चीन के एप्स रोकेंगे, टिकटॉक को सबक सिखाएंगे। आखिर में आज आपको चीन के साथ एक तरह से बिजनेस रिलेशन फिर से निभाने पड़ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि हर चीज को व्हाट इज योर लार्जर स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, अभी तक वो क्लियर नहीं है। पाकिस्तान के साथ भी यही है, चीन के साथ भी यही है, नेबरहुड के साथ भी यही है, ट्रंप के साथ भी वही हुआ। अब की बार ट्रंप सरकार, एक तरह से आपने ट्रंप को एंडोर्स कर दिया और फिर उसको एक तरह से उसका आज कुछ हद तक बैकलैश भुगतना पड़ा है जब बाइडेन की सरकार बनती है। मेरा ये कहना है, ये हर चीज को आप एपिसोडिक एक स्लोगन के जरिए, एक पर्सनल केमिस्ट्री के जरिए, मेरे ट्रंप के साथ अच्छे रिश्ते हैं, जी के साथ अच्छे रिश्ते हैं, एक समय में यह कहा गया नवाज शरीफ के साथ हम अच्छे रिश्ते बना देंगे। पर्सनल रिलेशनशिप्स कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ फॉरेन पॉलिसी। आपको फॉरेन पॉलिसी की लार्जर स्ट्रेटेजिक विजन अभी तक हमारे देश के सामने नहीं रखी है। आपने मिलिट्री माइट पर जरूर एक तरह से फोकस करके एक तरह से हमारी मिलिट्री ताकत बढ़ाई है, और मुझे लगता है सैनिकों में भी एक विश्वास जगा है, ये आपकी उपलब्धि है। लेकिन वही मुझे लगता है डिप्लोमेसी के फ्रंट पे आपने पर्सनलाइज करके स्ट्रेटेजिक आपकी जो विजन है उसको कहीं ना कहीं लोगों के सामने रखा नहीं है, और इसी के वजह से आपको मुसीबतें भी झेलनी पड़ी है चीन के सामने और एक तरह से अमेरिका के सामने भी। राहुल श्रीवास्तव जी, एनी क्रॉस आर्ग्यूमेंट? देखिए, ये मैं राजनीति की बात से इस बात पे इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन जहां तक ये स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ का सवाल है, इसमें कुछ एक्सपर्ट्स का और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि एक मजबूत होते भारत के सामने हमेशा मुश्किलात आई हैं। एक समय इंदिरा गांधी के समय पे, जवाहरलाल नेहरू के समय पे अमेरिका जैसे देश ने हमसे टेक्नोलॉजी शेयर करने को से मना किया, और हम लोगों को आयरन कर्टन के पीछे जाकर के वहां से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक डेमोक्रेटिकली स्ट्रांग इंडिया इमर्ज कर पाए। इंदिरा गांधी के समय में भी यही परेशानी इसी तरह से आई कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था, क्योंकि उसको स्ट्रेटेजिकली एक एग्रेसिवली डोमिनेंट इंडिया ठीक नहीं लगता था। तो ये सारी चीजें, तमाम चीजें हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तो डेफिनेटली क्रिएट हुई है, जो कि मैं पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं कहूंगा। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार की ये अचीवमेंट रही है कि उसने एक कॉन्शियसनेस कर दी है दैट इंडिया इज नॉट अ पुश ओवर एनीमोर।
हालांकि इसमें इसमें इस पूरी अरे थ्योरी में नेपाल treated you like, अरे राहुल जी, ओली की सरकार नेपाल में आपको एक तरह से आंख में आंख मिला रही थी। लेट्स बी क्लियर, आप हर चीज को जब पर्सनलाइज करते हैं, आप बगैर स्ट्रेटेजिक विजन के करते हैं, तो यू आर रनिंग रिस्क। मैं ये नहीं कह रहा राजीव जी उसमें ये भी प्रॉब्लम है ना, उसमें प्रॉब्लम कहीं आपको मानना पड़ेगा कि देयर इज नो एनीवे सॉरी उसमें प्रॉब्लम ये भी है कि जब आपके जैसा एडिटर मेरे जैसे गरीब रिपोर्टर के सर पे बैठेगा तो मैं भी दिन को रात कहूंगा। तो चीन अगर बैठा होगा नेपाल के ऊपर तो नेपाल भी बहुत कुछ करेगा। तो ये पर्सनलाइज एलिमेंट मैं बिल्कुल मानता हूं कि हर लेवल पे एक पर्सनलाइजेशन हुआ है। और अगर हम पीछे जो हम बात कर रहे थे उसको आगे भी कहें, आप देखिए कि पूरे मंत्रिमंडल में कोई एक बहुत ही स्टनिंग कोर ऑफ मिनिस्टर्स नहीं है। अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के बाद अगर आप आज देखिए तो कोई बहुत ऐसा टैलेंट नहीं दिख रहा। नितिन गडकरी बढ़िया मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह जी का अच्छा काम रहा है, मगर कोई एक बहुत ही बेंच स्ट्रेंथ हो इस सरकार के अंदर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 60-65 मिनिस्टर हैं, वो नहीं दिख रहा। आपको एक टाइम पे लगा था कि इस देश की सबसे बड़ी परेशानी बाबूशाही है, लेकिन बाबूशाही कमजोर होने की जगह और प्रखर हुई है। क्यों? क्योंकि बाबुओं से ज्यादा काम हो रहा है। तो ये सब परेशानियां पर्सनलाइजेशन और पूरे सेंट्रलाइजेशन के कारण है, जिसका खामियाजा होता है। पैंडेमिक के फर्स्ट फेज में जैसे कि आपने नारा लगाया आत्मनिर्भर भारत का, वो बहुत अच्छा आइडिया था। एक एडवर्सिटी में आप बेनिफिट करना चाह रहे थे, लेकिन सेकेंड फेज आते आते अगर आपने तैयारी कर ली होती वैक्सीन की, प्रोटोकॉल्स की, और सेकेंड सर्ज इतना खराब नहीं होता तो आत्मनिर्भर भारत की धज्जियां इतनी बुरी नहीं होती। सर आत्मनिर्भर भारत नहीं, प्रॉब्लम यह है, ये आत्मनिर्भर भारत वर्ड एक स्लोगन, एक कैचवर्ड है, बड़ा अच्छा, सुनने में बहुत अच्छा है। हकीकत क्या है उसको लेके रोड मैप क्या है? आप कितने इंडस्ट्रीज के साथ बैठे? मैं आपको बताऊं, मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से मिलता हूं, वो कहते हैं भाई साहब आप कैसे कंपीट करोगे? चाइना में वो बिठाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, सबको माननी होती है और वो बहुत ही प्रो इंडस्ट्री पॉलिसी होती है। और हमारे यहाँ हमको विलेन की तरह देखा जाता है। कोई मतलब कितने ही कारोबारी मिले हैं पिछले दिनों में जो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे पैसा कमाना क्राइम हो, कोई बुरी चीज कर रहे हैं कि तुरंत यहां से तो आपको आत्मनिर्भर भारत के लिए तो बहुत इंसेंटिवाइज करना होगा ना, जिसको हम कहते हैं प्रो बिजनेस एनवायरनमेंट। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं, आत्मनिर्भर भारत शब्द बहुत अच्छा है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हकीकत क्या है? आज आप देखिए, आपके जितने भी एमएसएमईज है, कुछ हद तक ये डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी एंड नाउ कोविड, ट्रिपल वैमी, 5 साल में इनको ट्रिपल वैमी झेलना पड़ा है। अब आप उनको किस तरह से आत्मनिर्भर करोगे? इट कैनॉट बी अ स्लोगन। आपने बालाकोट, आप विदेश नीति की बात कर रहे थे, बालाकोट के बाद आपने पाकिस्तान के साथ रिश्ते सब खत्म कर दिए। अब बात हो रही है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी हो रही है अजीत डोवाल और इमरान खान के जो मोहित यूसुफ के बीच। अब क्या उसके क्या किस दिशा में आप लेकर जा रहे हैं? अब मुझे ये कहना है कि हर चीज को आपको कहीं ना कहीं पॉलिसीज पर जोर देना पड़ेगा, नॉट पर्सनालिटी। वी आर कॉट अप इन पर्सनालिटी, स्लोगन्स। ये सरकार की उपलब्धि भी है। पॉलिसी पे जोर दे भी रहे हैं तो उसको एडवर्टाइज करिए, पॉलिसी को भी। और जब पर्सन की बात कर रहे हैं तो वो जैसे क्रिकेट टीम होती है, एक आपका सुपरस्टार है लेकिन हर मैच आपको वो नहीं जिताएगा। आपको यू नीड अ पूल ऑफ टैलेंट अपने। सर आपको अगर केवल एडवर्टाइजमेंट मत करिए, एडवर्टाइज बहुत होती है, एडवर्टाइजमेंट इवेंट मैनेजमेंट मत करिए। आपके प्रमुख मंत्री जो है एमएसएमई को देते हैं वो है नितिन गडकरी। How much confidence have you given him that he can go ahead and implement a larger agenda? आपको एक तरह से 5, 6, 7 ऐसे मंत्री रखने पड़ेंगे की पदों में, जो एक तरह से आपकी जो आत्मनिर्भर भारत की आइडिया है उसे किस तरह से अगले लेवल पर ले जाए। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लान। चलिए अगले विषय पर आते हैं। समय की बहुत कमी हो जाती है आप लोगों को सदन में लाते ही। ये कृषि कानून बताइए राहुल जी। देखिए सौरभ, अगर आप देखें तो कृषि कानून जो है वो लाए गए और एक समय तक सरकार आंख में आंख गड़ा करके किसान यूनियन से कहती रही कि ये नहीं तो कुछ नहीं, ये होगा नहीं तो कुछ और नहीं होगा। लेकिन इवेंचुअली कहीं ना कहीं मैं ये जानता हूं कि कहीं ना कहीं बैक चैनल में एक कॉम्प्रोमाइज के तौर पे ये हुआ कि इन बिल्स को होल्ड पे डाल दिया जाए। ये बिल्स होल्ड पे हैं, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी इस टाइप की पर्सनालिटी है कि वो इन बिल्स को वापस लेंगे? वो मुझे नहीं लगता। एकमात्र टाइम में मैंने देखा रास्ता निकाल दिया जाए कि राज्य अपने स्तर पर अपने हिसाब से मॉडल कर सकते हैं, तो फिर
राज्य अपने हिसाब से दाएं बाएं कर देखिए लेंगे। उसमें परेशानियां हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दूसरी तरफ की भी परेशानी है कि राज्य सरकारें जो विपक्ष की हैं, विपक्षी पार्टियां जो हैं और किसान संगठन जो है, वो लड़ाई को इतनी दूर ले गए हैं कि उनके लिए भी इस लेवल पे वापस लौटना आज की तारीख में बहुत संभव नहीं है। अगर आज सरकार कह रही थी कि हम ऐसा कर देते कानून रहेंगे, मगर आप ये कर दें, तो क्या आप समझते हैं कि किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा अपना आंदोलन वापस लेंगे? तो थोड़ा सा वो पॉलिटिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये मामला कंप्लीटली मूंछ का आग का हो गया है और इसको वापस ले जाना बहुत बहुत ज्यादा आसान नहीं है। सौरभ, ये जो कृषि कानून जो है ना, ये अगर आप देखिए तो पहली बार जब सरकार और आखिरी बार वापस लौटी थी, वो थी लैंड एक्विजिशन बिल पे, क्योंकि उसके खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट हो गए थे। और पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, वो नब्ज बहुत अच्छी पड़ती है। ये सरकार ने कहीं ना कहीं ये नब्ज पढ़ ली है कि ये लोकलाइज्ड प्रोटेस्ट है, और इसमें लोकलाइजेशन की मैं एक थोड़ी सी आपको एक वो व्याख्या करता हूं कि सिर्फ रीजनल लोकलाइजेशन नहीं बीजेपी देख रही है। बीजेपी देख रही है कि ये जाटों का आंदोलन है। बीजेपी कहती है कि उत्तर प्रदेश के जाट नियो कन्वर्ट है बीजेपी के लिए, कोई बहुत पुराना वोट नहीं है। हरियाणा का जाट उनको वोट देता नहीं है, पंजाब का जाट उनको वोट देता नहीं है। तो ये जो बीजेपी का असेसमेंट है, इसके कारण से ये बिल वापस जाने की बात और इस आंदोलन को बहुत एग्रेसिवली कोई कॉम्प्रोमाइज ढूंढ के खत्म करते ही होने की बात मैं नहीं देख पा रहा हूं। देखिए सौरभ, ऑन पेपर ये लॉज जो है अच्छे हैं। अगर आप देखें तो आपको चाहिए, यू नीडेड टू रिव्यू लॉज, आपको बदलाव तो लाना है। एग्रीकल्चर में एक तरह से आपको एक ना एक दिन कहीं ना कहीं जो पुरानी सिस्टम है उसको बदलना ही था। तो अगर आप पेपर पे पढ़े या अशोक गुलाटी से बात करें तो लगता है ये कानून की जरूरत है। सवाल ये फिर से वही आता है, अविश्वास का एक माहौल किया गया है, टकराव का माहौल किया गया है। अब आप कहेंगे किसानों ने किया, जाटों ने किया है, पंजाब की राजनीति ने किया, लेकिन सवाल यह है कि आप निर्णय लेते हैं बगैर कंसेंसस के। स्टाइल ऑफ डिसीजन मेकिंग, अगेन इट इज कमिंग बैक, जिस तरह की आपकी निर्णय की रणनीति होती है, लास्ट डे पर पार्लियामेंट में लाते हैं, वॉइस वोट से वो पुश हो जाता है, आपकी खुद की जो सहयोगी अकाली जो है उनको भी बाहर निकलना पड़ता है। आपको कहीं ना कहीं एक तरह से, क्योंकि आपको इतनी बड़ी जीत मिली 2019 में, आपको लगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। ये एक जो मेंटालिटी है ना, ये डेंजरस है डेमोक्रेसी में। आपको कुछ तो, राहुल जी भले ही कहे कि केवल कुछ इलाकों में ये आंदोलन है, लेकिन फिर भी उसकी जो एक तरह से नैरेटिव बन गया वो दुनिया भर में बन गया कि एक तरह से मोदी सरकार जो है वो किसानों को विरोध में है, जो असलियत नहीं है। इनफैक्ट वन ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट इज बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स। ये जो लाभार्थी है, ये जो 2000 रुपए किसान सम्मान निधि से लोगों के बैंक अकाउंट्स पे जाते हैं, उससे फायदा तो होता है। मोदी जी ने हमेशा कहा गरीब किसान। अब ऐसे जब आप कहते हैं आप गरीब किसान की सरकार है और फिर दिल्ली के आसपास आपको बार्ब वायर्स लगाने पड़ते हैं या 26 जनवरी पर के दिन भी इस तरह के आंदोलन होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके इमेज मैनेजमेंट, परसेप्शन मैनेजमेंट जो इस सरकार को बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, उस पर तो कहीं ना कहीं सवाल तो पड़ ही जाता है ना। तो ये फार्म लॉज जो है प्योरली इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल परसेप्शन मैनेजमेंट हैव नॉट वर्कड इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट। ये सरकार के विरोध में गए हैं। हालांकि ये जो कानून है वो कहीं ना कहीं लागू होने चाहिए। So I think that is a big challenge for the Modi government at times. How are you going? क्योंकि जब मेजॉरिटी, राजीव गांधी के सामने भी यही प्रॉब्लम था, जब उनके पास 400 लोग थे उनके लोकसभा में 84 में, हर निर्णय को किस तरह से कंसेंसस बिल्ड करके कुछ ना कुछ लेवल तक आप लोगों के सामने ले जाएंगे, यू विल बी फार मोर सक्सेसफुल। चलिए भाई साहब, समय की बड़ी कमी है, 4 विषय हमने कर लिए। मैं स्टेट वाइज नहीं जाऊंगा, मैं ओवरऑल ये जानना चाहता हूं कि राज्यों के चुनाव में पार्टी की जीत और हार, इसका केंद्र की नीतियों पर कितना असर पड़ता है, ये मेरा सवाल है। और केस जो हम ले रहे हैं वो 2019 ऑनवर्ड से, 2019 में चुनाव होते हैं, उसके बाद भाजपा हरियाणा में गठबंधन सरकार में आने को मजबूर होती है, महाराष्ट्र में गठबंधन टूट जाता है, झारखंड में सत्ता गंवाते हैं, बिहार में सत्ता रिटेन करते हैं और ताकतवर होते हैं गठबंधन के भीतर, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने हैं। बंगाल चुनाव को कई तरह से पढ़ा जा सकता है कि 200 के हिसाब से मुंह की खाई,
लेकिन 77 पर पहुंच गए, प्रिंसिपल अपोजिशन बन गए, रिटेन की। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सारे चुनाव परिणामों का नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर किस तरह से असर पड़ता है। राजदीप जी, पहले आप बोल लीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि हमें मानना पड़ेगा कि राज्य के चुनाव और केंद्र के चुनाव, लोकसभा आम चुनाव और राज्यों के चुनाव अलग होते हैं, और हर राज्य का चुनाव दूसरे राज्य से अलग होता है। असम का चुनाव, बंगाल का चुनाव, पुडुचेरी का चुनाव, तमिलनाडु, केरल बिल्कुल अलग होते हैं। मोदी जी और अमित शाह जी की खासियत है कि अगर उनको लगे कि उनकी पार्टी, वहां छोटी भी पार्टी है, 5-6% या 10% की पार्टी केरल में है, फिर भी वो जाकर पूरी तरह से चुनाव ताकत झोंककर वो चुनाव लड़ते हैं। हर चुनाव में वो पूरी तरह से अपने आप को, अपनी ताकत झोंक देते हैं। इसलिए जब वो हार जाते हैं, जैसे बंगाल में, फिर 77 भी लगता है कम पड़ गया। हालांकि 77 आप कह सकते हैं नाउ बीजेपी इज द नंबर 1 ऑपोजिशन पार्टी। मुझे नहीं लगता है इससे आपके केंद्र सरकार के कार्यकाल पर ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि बीजेपी की इलेक्शन मशीन जो की त्यों है। इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल इलेक्शन मशीन। इसको आपको मानना, चीज का फर्क तो पड़ता है ना। देखिए, आप अगर राज्यों में हारेंगे तो आपकी राज्यसभा में स्ट्रेंथ, अगर आप राज्यों में हारेंगे तो जो करिश्मा है, विनेबिलिटी है, वो सब चीजें आप देखिए। 2015 की अगर मैं बात करूं, जब बिहार और दिल्ली के नतीजे आए जी, तो बहुत सारे लोगों ने राइट ऑफ करना शुरू कर दिया था, लेकिन जब इन्होंने यूपी में कमबैक किया तब फिर से हवा बदल गई। तो राज्यों का आपके ब्रांड पे, उन सब पे असर तो पड़ता ही है। सर, मैंने जो पहले भी कहा कि हमने देखा, आंकड़े देखिए ना, 2019 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, जहां आप जीते भी है, जैसे हरियाणा, आपका जो पॉपुलर वोट है 15-20% से वहां गिरा हरियाणा में। अन्य राज्यों में एवरेज 10 से 12% से गिरा है। सवाल क्या है कि एक समय लगा था कि मोदी जी जहां भी जाएंगे या अमित शाह जी जहां भी जाएंगे, अश्वमेध यज्ञ की तरह वो राज्य बीजेपी की झोले में आ जाएगा। वो तो नहीं होगा। अब ये बात बंगाल ने सिद्ध कर दी है एक तरह से कि आप केवल अपनी दिल्ली की राजनीति किसी राज्य में वहां लेकर नहीं जा सकते। ये एक इलेक्शन लिमिटेशन है, लेकिन इसका बट आई डोंट थिंक कि हम कह सकते हैं कि मोदी जी का करिश्मा इससे कमजोर हुआ है। आई स्टिल थिंक कि अगर आप बंगाल में आज नेशनल लेवल की इलेक्शन करते तो बीजेपी का परफॉर्मेंस शायद और भी अच्छा होता, क्योंकि तब मोदी जी खुद फैक्टर बनते। बीजेपी के लिए प्रॉब्लम क्या है? वही प्रॉब्लम जो कांग्रेस को था 70 के दशक में, कि जब इंदिरा गांधी का हाई कमांड कल्चर आ जाता है, आपके लोकल लीडर्स कमजोर हो जाते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे कम लीडर रह गए बीजेपी में, और वो भी कांग्रेस से आए, जो अपने ताकत पर एक तरह से अपने राज्य में पॉलिटिक्स कर सकते हैं। तो मैं नहीं मानता कि मोदी जी का करिश्मा कमजोर हुआ है नेशनली। बीजेपी की इलेक्शन मशीन भी जो की त्यों है, लेकिन वन फॉर्मूला हर राज्य में अब नहीं चलेगा। और अगर आपको लगता है दिल्ली के ताकत पर और एनफोर्समेंट एजेंसीज का दुरुपयोग करके अब लोगों को डराना, धमकाना और राजनीति करना, मुझे नहीं लगता आप आसानी से उसी तरह की राजनीति हर राज्य में कर पाएंगे। जी, राहुल श्रीवास्तव जी। सौरभ, राजदीप की इन बातों से मैं इत्तेफाक करता हूं, आपने जो कहा उससे भी। देखिए, जो आपने लाइन कही ना, न्यू टेरिटरी, वो बहुत जरूरी था। क्या है कि किसी भी जगह पे अगर आप नशा किसी की चीज का चढ़ता है, वो कहीं ना कहीं आके नीचे गिरता है। उत्तर प्रदेश में आपने 2014 में जितनी सीटें जीती थी, उतनी आपने 2019 में नहीं जीती। उसके लिए कॉम्पेंसेशन चाहिए। आपने राजस्थान स्वीप किया था, आपने मध्य प्रदेश स्वीप किया था, गुजरात स्वीप किया था, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश स्वीप किया था, आपकी सीटें कम होगी। उसके लिए बीजेपी को नई टेरिटरी पकड़नी थी। नॉर्थ ईस्ट में आप जितनी स्टेट घेर लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, मगर कोई मोटी भारी भरकम एक स्टेट जो पकड़नी थी, वो बीजेपी नहीं पकड़ पा रही। बंगाल नहीं हुआ, तमिलनाडु नहीं हुआ, आप केरला देखिए तो केरला में तो छोड़ दीजिए। यानी कोई नई टेरिटरी आप अपनी पार्टी के लिए नहीं खोल पाए, वो एक सेटबैक है। जहां तक नरेंद्र मोदी ब्रांड है, वो ब्रांड में ये मैं कहूंगा कि आज भी वो सबसे बड़े नेता हैं, मगर कहीं ना कहीं कलई थोड़ी सी कम होने लगी है। इसके अलावा सौरभ, ये 2 साल कार्यक्रम है, इसमें एक पॉइंट बहुत जरूरी कहना चाहूंगा कि बशीर अहमद ने कहा है कि दुश्मनी जमकर करो, मगर इतनी गुंजाइश रखो कि जब कभी दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। इस 2 सालों का सबसे बड़ी क्राइसिस जो मैं कहूंगा इस देश के एडमिनिस्ट्रेशन में, वो ब्रेकडाउन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप है। आज भी दोपहर में एक ऐसा हादसा हुआ है जिसमें ममता बनर्जी हैज रिफ्यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन ए मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री आप बुलाते हैं मीटिंगों में, चीफ मिनिस्टर नहीं आते, चीफ मिनिस्टर गुहार लगाते हैं, चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हम बात नहीं कर पा रहे।
ये जो ब्रेकडाउन है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का, पॉलिटिकली जितनी रंजिश बढ़ाई है वो ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा कि ये 2 सालों में, और इसमें कंट्रीब्यूशन सबका रहा है सौरभ, कि नरेंद्र मोदी की प्राइम मिनिस्टरियल सरकार और राज्य सरकारें, इस 2 सालों में द ब्रेकडाउन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन राज्य सरकारों और सेंटर के बीच में जो है वो सबसे खतरनाक चीज जो डेवलपमेंट हो रही है, और शायद आने वाले 3 सालों में इसको करेक्ट करने की जरूरत है। राजदीप जी मेरे पास, राजदीप जी राजदीप एक सेकंड सुनिए तो सर बहुत हम लोग अपना टाइम ना बहुत ज्यादा एक्सीड कर चुके हैं। नहीं मैं एक छोटी सी बात 10 सेकंड में रखूं, मैं सुनूंगा आपको 10 सेकंड दूंगा। राहुल जी ने ममता बनर्जी का जिक्र किया, मैं कह रहा हूं उद्धव ठाकरे जैसे नेता जो आपके सहयोगी इतने साल थे, देखिए कड़वाड़ मुंबई और दिल्ली के बीच, और बगैर मुंबई और दिल्ली के बीच एक तरह से संतुलन आप किस तरह से, बिल्कुल राहुल जी ने कमर्शियल एंड नेशनल कैपिटल हैव टू वर्क टुगेदर, दुरुस्त पॉइंट उठाया कि एक वर्केबल रिलेशन तो रहे, इतनी कटुता ना रहे कि जिसमें मुख्यमंत्रियों को आके इस तरह के बयान देने पड़े। बाकी हुआ पहले भी है कि नवीन पटनायक आए हैं तो मनमोहन सिंह ने कहा पैसे पेड़ पर नहीं उगते, लेकिन एक मर्यादा के साथ सार्वजनिक रूप से एक दूसरे का सम्मान बना रहे, बड़ा जरूरी। मेरा आखिरी सवाल, और बहुत कम टाइम है, दूसरे अगले सेशन के गेस्ट वेट कर रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की बहुत दिनों से बात चल रही है, लेटरल एंट्री की बात चल रही है, बहुत सारे वाइल्ड गेस लग रहे हैं कि क्या देवी शेट्टी अगले हेल्थ मिनिस्टर होंगे, किसको किसको कैबिनेट मिलेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, भूपेंद्र यादव, ऐसे मतलब कई नाम चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी शफलिंग की बात हो रही है, इस पे हम आगे बात करेंगे अगले सेशन में। आप लोगों को क्या टेक है, अगर आप मिनिस्टर की परफॉर्मेंस की बात करें, मिनिस्टर को और प्रमोट करना चाहिए, किससे हाथ जोड़ लेने चाहिए और किन नए चेहरों को आना चाहिए? राहुल जी। देखिए सौरभ, रिशफल की बात बहुत दिनों से चल रही है। 10 मार्च 2020 को मैं होली के दिन परिवार को छोड़ करके भोपाल में था, तो एक यंग नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया नाम का अपनी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में ज्वाइन किया था, और सभी को उम्मीद थी कि मंत्रिमंडल का सदस्य बन जाएगा, कुछ भारी भरकम मिल जाएगा। वो आज भी बेचारे इंतजार में है कि कब उनको मंत्रिमंडल मिलेगा। देखिए सबसे बड़ी बात, इसमें कई बार मामला इसलिए टला है क्योंकि कंसेंसस नहीं हो पाया। कंसेंसस इसलिए भी नहीं हो पाया कि चलिए बहुत ज्यादा बीजेपी में गुटबाजी इस टाइम में नहीं है, गुट ही नहीं है, तो क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ नहीं है इस पार्टी के पास। इस पार्टी के पास इनहेरेंट टैलेंट नहीं है कि नीचे से उठा करके, 7 साल आपके पास सत्ता में हो गई, आपने कोई नया नेता नहीं बहुत बड़ा खड़ा किया। राज्य के मुख्यमंत्री ऐसे रहे कि जिनको बीच दरिया में आपको बदलना पड़ा। अगर उत्तराखंड में आपको लगा कि आप चुनाव हार जाएंगे, तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पे मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि वो अपने बयान ऐसे देते हैं कि अगर उनको जनता 3 बार और सुन ले तो चौथी बार वोट नहीं देगी। ये एक क्राइसिस है कि ना तो टैलेंट क्रिएट हुआ ना टैलेंट एग्जिस्टिंग है, ये क्राइसिस है। लेकिन फिलहाल अभी सुना यह जा रहा है कि जून के दूसरे महीने में अगर थर्ड वेव नहीं आती है और सेकंड सर्ज का हालात खराब नहीं होते हैं तो शायद कैबिनेट एक्सपेंशन की बात हो सकती है। और क्या किस तरह के नाम चल रहे हैं? पॉलिटिकल पत्रकारों के पास तो इतने विस्पर्स इन कॉरिडोर्स होते हैं, थोड़ा हमको भी 2-4 नाम बताइए नेता नगरी। सौरभ मैं आपको एक बात बता दूं कि इस सरकार की तबीयत देख करके मैं एक बात जानता हूं कि जिसका नाम आ गया समझ लीजिए उसका नाम कट गया। इसीलिए तो मैं सोचता हूँ जितनी दफा गडकरी के मिनिस्टेरियल उसकी बातें होती मीडिया में कि देखिए नागपुर में कितना अच्छा कर दिया, ये कर दिया, उतना ही उनकी। नरेंद्र मोदी में एक शरारती एलिमेंट जरूर है कि वो जितना नाम सुन लेते हैं उसका नाम जरूर हंस के काट देते हैं। देखिए इस सरकार में एक तरह से आपको नए टैलेंट लाने ही पड़ेंगे। फिर वो आप लेटरल बाहर से लाए, आपने देवी शेट्टी का नाम दिया, मैंने उनके साथ एक इंटरव्यू किया, उन्होंने सरकार की बहुत सराहना की, उन्होंने कहा कि कोविड मैनेजमेंट अच्छा किया है सरकार ने। तो मैं नहीं जानता कि अगले स्वास्थ्य मंत्री वो बनते हैं जो अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता इस समय देवी शेट्टी पूरी तरह से तैयार हो सकते हैं। लेकिन जो अन्य नाम है और कौन से नाम है? नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक तरह से देखिए, उनके पास अनुभव है, यंग है, डायनामिक माने जाते हैं, उनको एक तरह से आपने पार्टी में लाया ताकि आपके पास ऐसे यंग चेहरे हो। देखिए आपके पास टैलेंट की अभाव है, आप इससे हट नहीं सकते, आपको यंग डायनामिक। ये एक बात है जो राहुल श्रीवास्तव जी और आप बार बार कह रहे हैं टैलेंट का अभाव है। मैं टैलेंट का अभाव नहीं है, आप टैलेंट को रिकॉग्नाइज करके फ्रंट पे नहीं ला रहे हैं। टैलेंट तो बहुत है, उनको एम्पावर नहीं। सौरभ
सौरभ, मैंने ये बात है। कही, ये मैंने बात कही कि टैलेंट को आगे नहीं लाया जा रहा है, लेकिन मैं एक और बात कहता हूं सौरभ, राजनीति और पत्रकारिता 2-3 जगह ऐसी हैं जिसमें टैलेंट छुपाया नहीं जा सकता। देखिए, राजनीति को कोई छुपा सकता है, उसी तरह से अरे वाह, क्राइसिस ये भी है कि मैं ये जानता हूं कि इस सरकार में बहुत सारा डेड वेट है, और वो ऐसे तमाम लोग हैं इस सरकार में और बीजेपी की संसद में जिनको मैं ये कह रहा हूं कि वो सिर्फ मोदी नाम का भोज खा रहे हैं, उनको मौके के बावजूद भी वो कुछ कर नहीं पाते। सर, मैं आखिर में आपसे ये कहूंगा कि आपने कैबिनेट की बात की, लेकिन कैबिनेट सिस्टम को आपने जब कमजोर किया, पार्लियामेंट में एमपी लैड्स को आपने निकाल दिया, एमपीज को कमजोर कर दिया है, तब आप एक तरह से 2 साल में एक बात साफ है, दिस इज नाउ अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां कंट्रोल इज कंप्लीटली विद द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, which is like a presidency. चलिए, ये आप जान, that can start a very long debate. नहीं, एक 10 सेकेंड। इसीलिए जो राहुल जी ने बात की और आपने भी बात की, सेंटर स्टेट रिलेशन बिकम इंपॉर्टेंट। अगर आपको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करना है तो फिर आपको ये चीफ मिनिस्टर को साथ देकर जाना पड़ेगा, खासकर कि कोविड मैनेजमेंट में। आपने बिल्कुल कोविड मैनेजमेंट की बात नहीं की, जो पिछले 1 साल में सबसे बड़ी चैलेंज रही है और शायद मोदी सरकार या मोदी जी के पूरे राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी चैलेंज है, पेंडेमिक। इसको आप कैसे कंट्रोल हैं? मैं सेकंड वेव, आप चैलेंज कर रहे हैं, मैं सेकंड वेव से जिस तरह से डील किया गया उसको बिगेस्ट फेल्योर बोल रहा हूं। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरह आप जा रहे हैं तो आपको चीफ मिनिस्टर्स को, वेदर यू लाइक इट और नॉट, वी आर अ फेडरल सिस्टम, आप खुद मुख्यमंत्री रहे, वी टॉक ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म, आप कैसे लोगों को साथ लेकर जाओगे, ये मुझे लगता है अगले 2 साल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और एक बात, राजदीप जी, समय आप, राजदीप जी, हमारे राजदीप जी, मैं आई एम सॉरी, मैं आप, आई हैव टू स्टॉप इट हियर। आपकी including in the states which are going to the polls in the next year, all are COVID affected. Yes, thank you so much राजदीप सरदेसाई, राहुल श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा लगता है 56 साल में भी आप इतने ऊर्जा से भरे रहते हैं, और राहुल जी तो किसी एकदम दरवेश वाले अंदाज में काली कमीज पहने बढ़िया से पृष्ठभूमि में बैठे हैं। मेरा दिल 56 का है, इसलिए मैं देखिए सौरभ, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये 56 का मामला जो है ना, राजदीप जी और मोदी जी के मामले में काफी सिमिलैरिटीज हैं। ये भी 56, वो भी 56। मेरा दिल 56 का है। चलिए, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों की 16 बरस की बाली उम्र जैसी हरकतें बनी रहे। थैंक यू सो मच राहुल श्रीवास्तव, राजदीप सरदेसाई। कीप इट अप ऑन नेता नगरी, कीप इट अप।